हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर यूनिट 4 का एक टॉपिक है। तो इसमें 2-3 मूवीज़ हैं, उसकी समीक्षा करनी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है रिव्यू वगैरह इसके बारे में देना है कि किस टाइप की ये मूवीज़ वगैरह बनाई गई है। तो 2 टॉपिक है इसमें, मैंने मुग़ल आज़म के बारे में बताना है और दूसरा है इसमें जो मदर इंडिया है उस मूवीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। तो वही 2 टॉपिक्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तीसरा जो है पीके लेटेस्ट मूवी, आप लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ पता होगा तो आप इजीली उसे लिख सकते हैं, तो वो टॉपिक मैं आपको कवर नहीं करवाती। ये मुग़ल आज़म और मदर इंडिया जो है पुराने ज़माने की मूवीज़ है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसकी समीक्षा करने के लिए पूछा जाएगा, तो वही टॉपिक मैं आपको कवर करूँगी। यूनिट 4 में जो है तकनीकी विकास के बारे में भी पूछा गया है कि कैमरे के तकनीकी विकास किस प्रकार से हुआ है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है मुग़ल आज़म के बारे में, मैं आपको जो है बता देती हूँ। जो तकनीकी विकास है उसकी PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि आपको पता लग जाए कि तकनीकी विकास किस प्रकार से होता है। एक पर्टिकुलर वीडियो में उसके बारे में नहीं बता पाऊँगी, तो ये टॉपिक्स जो है मैं इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा बहुत, आप ताकि एग्ज़ाम्स में आप ईज़िली लिख सकें सही तरीके से बनाकर। तो सबसे पहले हम जानते हैं मुग़ल आज़म के बारे में कि जब हिंदी सिनेमा का जिक्र होता है या फिर देखा जाए कि बड़ी फिल्में बनाने की बात होती है तो उन फिल्मों का जिक्र ज़रूर होता है जिन्होंने हिंदी सिनेमा की पहचान बदल कर ही रख दी थी। हिंदी सिनेमा की पहचान बदल कर रखने वाली कौन सी मूवीज़ हैं? जो मुग़ल आज़म है। अधूरी प्रेम की कहानी इसमें बताई गई है। दूसरी मूवी है मदर इंडिया, और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी है जो सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित भी है। सिनेमा की पहचान तक को बदल दिया है, जिसमें दीवार मूवी भी आती है, और इसके अलावा हम देखें तो 2 बीघा ज़मीन भी है जो सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित मूवीज़ हैं। और हिंदी सिनेमा की सबसे पहली और शानदार मूवी और महंगी फिल्म बनाने वाले करीमुद्दीन आसिफ़, जिसे के आसिफ के नाम से भी जाना जाता है, तो उस ज़माने में अपना सब कुछ गंवा दिया था एक मूवी बनाने के लिए। मुग़ल आज़म को बनाने में 14 वर्ष लग गए थे और इस फिल्म की लागत तकरीबन 1.5 करोड़ थी, इसकी कमाई थी 1.5 करोड़ है। तो बताई जाती है, और तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। उस टाइम पे क्या होता था, 1.5 करोड़ बहुत ज़्यादा वैल्यू थी इसकी 1.5 करोड़ की। लेकिन आजकल काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं 1.5 करोड़ ईज़िली होते हैं लोगों के पास, लेकिन ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता। तो पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा आमदनी के रूप में हम देखते हैं इसे 1.5 करोड़ रुपये, तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और ये फ़िल्म बनी थी 1960 में, ये प्रदर्शित की गई थी, और ये फ़िल्म जो थी वो हिंदी सिनेमा इतिहास की सफलतम फिल्मों में से एक थी। हिंदी सिनेमा का जो इतिहास रहा था उसमें सबसे सक्सेसफुल मूवी ये बनी थी, और इस फिल्म का जो स्टारडम है इस कदर बड़ा कि दिलीप कुमार सुपरस्टार बन गए थे। स्टारडम मतलब कि जो इस फिल्म में जो भी इतने जैसे मूवीज़ वगैरह के देखने के लिए बहुत ज़्यादा दर्शक आते हैं, दर्शक मतलब कि इतने सारे लोग आते हैं उनकी तरफ जो है अट्रैक्शन बनता है इनका, तो स्टारडम इस तरीके से बड़ा था कि दिलीप कुमार भी फेमस हो गए थे इस चक्कर में। और यह फिल्म जो थी वो दिलीप कुमार के करियर की ऐतिहासिक फिल्म साबित हुई थी। करियर का जो ऐतिहासिक फिल्म है इनको दिलीप कुमार की नज़रों में साबित हुई थी। और जो है फिल्म में दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर के किरदार आज भी क्लासिक माने जाते हैं। और ऐसी फिल्म जो है वो 100 साल में एक ही बार बनती है, जो क्योंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा थी पहले के टाइम पर। अगर हम देखें तो ये मूवी जो बनाई गई थी, लाइफ में पहली बार ऐसी मूवी बनी थी और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी बनी थी। तो इसका किरदार जो निभाया था दिलीप कुमार ने, एक मधुबाला थी और पृथ्वीराज कपूर, ये 3 लोग थे जिन्होंने मूवी बनाई थी, इसमें किरदार को निभाया था। और ये जो फिल्म है वो मुग़ल सल्तनत के शहज़ादे सलीम और एक मामूली सी कनीज़ अनारकली की जो अधूरी मोहब्बत थी उसकी दास्तां इसमें बताई गई है। ये जो आशिक थे अपनी मोहब्बत की राह में आने वाली हर मुश्किल को पार कर वो ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां वो एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है एक दूसरे की कि वो इतना एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं कि वो आने वाली कोई भी मुसीबत है तो उनका सामना वो कर पाते, और यहाँ तक कि एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ने के लिए भी ये तैयार थे। और दोनों की जो मोहब्बत थी उनके बीच खड़ी हो जाती है मुग़ल की आन बान और शहंशाह अकबर, जो उनके पिताजी हुआ करते थे, शहज़ादे सलीम के। और मुग़ल आज़म में एक तरफ है मुग़लों की हुकूमत और सख्त कानून, वहीं दूसरी तरफ देखें तो सलीम और अनारकली का जो बेशुमार प्यार है उसको देखने। तो उन दोनों में से फ़ैसला करना था सलीम को कि इन दोनों में से किसको चूज़ करना है, लेकिन वो उसने अपने प्यार को चूज़ किया था। लेकिन आखिरी 100 में इन दोनों का प्यार अधूरा रह गया था। और इस फिल्म में सलीम और अनारकली की मोहब्बत को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया गया था।
लेकिन पर्दे पर जितनी शिद्दत इनकी मोहब्बत में देखी है उससे कई ज़्यादा शिद्दत देखी गई थी इस फिल्म को बनाने वाले जो डायरेक्टर थे उसमें देखी गई थी, जिन्होंने अपनी आंखों में सजाए प्यार के इस अफसाने को सुनहरे पर्दे पर फिर से ज़िंदा करने की कसम खाई थी। इट मीन्स कि जो डायरेक्टर थे के आसिफ, करीमुद्दीन आसिफ जिसे बोलते हैं, तो उन्होंने जो है अपनी प्यार की जो अफसाने उन्होंने सजाए थे तो उसी अफसाने को उन्होंने पर्दे पर लेकर आए थे। डायरेक्टर थे ये, इन्होंने ही प्यार का असली मतलब समझाया था दुनिया को। और 1944 में उसकी शुरुआत हो गई थी और के आसिफ ने चंद्रमोहन और नरगिस को कास्ट किया था। 1944 में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, आई थिंक 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो चंद्रमोहन और नरगिस को कास्ट किया था, लेकिन उस वक्त इस फिल्म को फाइनेंस कर रहे शहराज अली आज़ादी के बाद पाकिस्तान में जाकर बस गए थे। अब क्या हुआ था कि के आसिफ ने चंद्रमोहन और नरगिस को कास्ट किया था, मतलब कि बनाने के लिए मूवीज़ को। चंद्रमोहन को भी ज़्यादा बोला था मूवी बनाने के लिए और दूसरा नरगिस को भी। लेकिन क्या हुआ था कि उस वक्त इस फिल्म के फाइनेंस कर रहे जो फाइनेंस कर रहे थे इस मूवी को, देख रहे थे मतलब कि बनाने के में क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं वो सब कर रहे थे, तो वो शहराज अली थे। तो आज़ादी के बाद क्या हुआ था, वो पाकिस्तान में जाकर बस गए थे। तो अभिनेता चंद्रमोहन जो थे, अभिनेता चंद्रमोहन कौन, जो फिल्म के एक्टर को चूज़ किया था इन्होंने, डायरेक्टर्स ने। तो अभिनेता चंद्रमोहन के दिल की दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसकी वजह से मूवी को जो है वो बंद करना पड़ गया था। लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ था कि के आसिफ ने मुग़ल सल्तनत की शान को बड़े पर्दे पर उतारने का फैसला किया था। लेकिन कुछ सालों बाद उसने फिर से मूवी बनाने की कोशिश करी थी और बादशाह अकबर के किरदार में पृथ्वीराज कपूर को देखा था और उन्होंने बहुत शानदार अभिनय किया था। पृथ्वीराज कपूर को बादशाह के रूप में, बादशाह अकबर जो है उसके रूप में इन्होंने इसको नियुक्त किया था। इट मीन्स कि उनको हायर किया था ये मूवी में रोल निभाने के लिए। और शहजादे सलीम का किरदार किसने निभाया था, हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने। और अनारकली का किरदार किसने निभाया था, मधुबाला ने। मधुबाला नाम है और अनारकली मूवी में था। और इन दिनों दिलीप कुमार और मधुबाला की नज़दीकियों को किस्सों को से अखबार और मैगज़ीन भरे रहते थे। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनके किस्से सुनने को मिल रहे थे। और उन दिनों क्या हुआ था कि मधुबाला की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, लेकिन पर्दे पर मधुबाला ने अपने दर्द किसी को महसूस नहीं होने दिया था। और उसी फिल्म की कहानी के अलावा इसके गाने भी यादगार रहे थे। ये इसके अलावा इसमें गाना भी था, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये पूरे देखा जाए तो पूरे देश में इसके नाम का ये जो गाना था वो बहुत ज़्यादा फैला था, बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे लोग बहुत ज़्यादा। तो इस गाने को कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिसे सुनकर जवान पीढ़ी भी प्यार के लिए बगावत कर बैठे। तो अनारकली और सलीम जो थे उसकी मोहब्बत को अमर करने के लिए आसिफ ने नौशाद के साथ मिलकर 20 गाने बनाए थे। नौशाद मतलब कि जो मूवीज़ जो गाने वगैरह लिखते हैं, तो नौशाद का नाम है उनका। तो उनके साथ मिलकर उन्होंने 20 गाने चूज़ किए थे। लेकिन मूवी ज़्यादा लंबी होने की वजह से उनको काट दिए गए थे, जिसमें 12 गाने उसमें चूज़ किए गए थे। बहुत गानों को शूटिंग में भी की गई थी, लेकिन फ़िल्म की लंबाई की वजह से वो बहुत सारे गाने फाइनल एडिटिंग के दौरान उसको निकाल दिए गए थे। लेकिन मुग़ल आज़म से जुड़ा एक और किस्सा बेहद मशहूर है। जब कोई साल पहले मुग़ल आज़म की शूटिंग शुरू हुई थी तो दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी ज़ोर शोर से चल रही थी। इन दोनों की जो प्रेम कहानी थी, देखा जाए तो जो मूवी बन रही थी उसके बाद भी इनकी प्रेम कहानी को देखने को मिल रहा था, बहुत ज़्यादा किस्से सुनने को मिल रहे थे। लेकिन करीब 14 साल में पूरी हुई है मुग़ल आज़म में जिस दौर में थप्पड़ वाला सीन शूट किया गया था, इस मूवी में थप्पड़ वाला सीन शूट किया गया था, तो उस वक्त उनकी राहें अलग हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। क्या हुआ था कि इस सीन के दौरान दिलीप कुमार ने मधुबाला को बहुत सन्नाटेदार चपेट मार दी थी खिंचा के। तो उसी के बिहाफ पे ऐसा लग रहा था शॉट तो सही शूट हो गया था, लेकिन थप्पड़ की गूंज के बाद सेट पर कुछ देर के लिए शांति सी छा गई थी। इनके बीच में फिर कुछ कड़वाहट शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से इनके रास्ते अलग हो गए थे। एक ख़ास गाना जो एक हिंदुस्तान राग पर आधारित था और जिसे गाने के लिए आसिफ ने जो है बड़े गुलाम अली शाह खान साहब को 25,000 रुपये दिए थे। ये बड़े गुलाम अली खान साहब, ये नाम है पूरा, बड़े गुलाम अली खान साहब, ये याद रखना। उनको 25,000 रुपये दिए थे एक मूवी में एक गाना गाने के लिए। तो एक हिंदुस्तानी राग पर आधारित था और इस गाने में अनारकली और सलीम के प्यार भरे लम्हों को दिखाया गया था। और के आसिफ ने मुग़ल आज़म में मोहब्बत को बड़ी शिद्दत से दिखाया था। मुग़ल आज़म जो है वो 5 अगस्त 1960 में रिलीज़ हुई और इस फिल्म को लोगों को बहुत प्यार भी मिला था।
तो उन्होंने फ़िल्म के कुछ हिस्सों पर रंगीन शूट भी किया गया था। वैसे तो ये ब्लैक एंड वाइट मूवी थी, लेकिन वो पूरी कुछ शॉट्स को रंगीन जो है शूट कर पाए थे रंगीन तरीके से, लेकिन दोबारा वो पूरी मूवी फ़िल्म जो थी वो शूट नहीं हो पाई थी। लेकिन 2004 में क्या हुआ था कि आधुनिक तकनीक की सहायता लेकर 44 साल हुए थे बीच में, 1960 में हुआ था और 2004 में तकनीकी के साथ उसकी सहायता ली थी और 44 साल बाद इस फिल्म को रंगीन बनाया गया और जो आसिफ है उसका अधूरा सपना पूरा किया गया था ताकि इसको रंगीन फिल्म में भी तब्दील किया जा सके। अब मैंने आपको बताया तकनीकी विकास के बारे में कि तकनीकी का विकास किस प्रकार से हुआ था। इसकी PDF मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख लेना। मुग़ल आज़म जो थी वो दुनिया की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे रंगीन बनाने के बाद भी सिनेमा घर में फिर से रिलीज़ की गई थी और जिसकी शान शौकत देखने के लिए पुरानी पीढ़ी के साथ साथ नई पीढ़ी के दर्शक भी सिनेमा घरों में नज़र आए थे। पुरानी पीढ़ी के दर्शक तो आए थे इस मूवी को देखने के लिए, इसके साथ साथ नई पीढ़ी के दर्शक भी इसमें देखने के लिए, इसको रंगीन फिल्म को देखने के लिए आए थे। अब नेक्स्ट आता है मदर इंडिया। अब मदर इंडिया क्या थी? अब मदर इंडिया ऐसी फिल्म थी जो दिखाया गया था एक लड़की, एक औरत जो है अपने बच्चों को पालने के लिए किस तरह से वो लोगों के जुल्म को सहती है और मेहनत करती है और एक माँ और बेटी होने का जो किरदार है वो निभाती है। जैसे कि मदर इंडिया फ़िल्म जो हुई थी वो 1957 में रिलीज़ की गई थी। गरीबी से पीड़ित गांव में रहने वाली औरत राधा की कहानी है। ये राधा फिल्म में ही नाम है उनका, जो अपने पति की अनुपस्थिति में अपने बेटे को पालने के लिए संघर्ष करती है। पति की अनुपस्थिति क्यों हुई थी? क्योंकि इसके पति की मतलब लकड़ी काटते वक्त आई थिंक या कोई काम करते वक्त उस दोनों हाथ चले गए थे। तो हाथ कटने की वजह से उनकी दयनीय स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और आखिर सौ में उनके पति की डेथ हो गई थी। डेथ होने की वजह से उनके जो 4 बच्चे थे जिसमें से 2 बच्चों की डेथ हो गई बचपन में और 2 बच्चों को पालने के चक्कर में वो संघर्ष भी करती है और एक चालाक साहूकार से बचने की कोशिश भी करती है। एक साहूकार है जिससे कर्ज़ लिया था, उससे बचने की कोशिश में लगी रहती है। अपना जो कर्ज़ा है, जो कर्ज़े के साथ साथ जो ब्याज है उसको चुकाते चुकाते उसकी हालत बहुत ज़्यादा, अपनी जो घर की दयनीय स्थिति है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिल्म में जो नरगिस है, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नरगिस माधी नाम है ये एक्ट्रेस का नाम है। सुनील दत्त इसमें इन्वॉल्व हुए थे, राजेंद्र कुमार और राजकुमार, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। अब इस फिल्म को महबूब खान द्वारा लिखा गया था और निर्देशित किया गया था। महबूब खान हैं डायरेक्टर, उन्होंने ही इस मूवी को लिखा था और इसको निर्देशित किया था। ये फिल्म महबूब खान द्वारा निर्मित औरत 1940 में रीमेक है। 1940 में एक मूवी बनाई गई थी औरत, इन्होंने ही बनाई थी महबूब खान ने, उसी से ही उसको ही तब्दील करके उसी में ही कुछ चेंजेस करके ये मूवी दोबारा से बनाई गई थी। उस फिल्म में दर्शाया गया है कि वो मुश्किलों का सामना करती है और इसकी मेहनत और लगन के साथ वह एक देवी स्वरूप उदाहरण पेश करती है। वह भारतीय नारी की परिभाषा स्थापित करती है और वह अंत में भले के लिए अपने गुंडे बेटे को स्वयं मार देती है और वह आज़ादी के बाद के भारत को सबके सामने रखती है। असल में क्या होता है कि साहूकार के जुल्म की वजह से बहुत ज़्यादा उसकी दयनीय स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। घर में खाने के लिए पैसे नहीं होता और उसका कर्जा चुकाने में लगे रहते हैं ब्याज का। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, हालात देखता है, कंडीशन देखता है एनवायरनमेंट की, तो वो बड़े बड़े होते होते उनकी मेंटालिटी भी चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका बेटा भी मतलब साहूकार से बदला लेने के लिए गुंडा बन जाता है। तो इसीलिए आगे ज़्यादा परेशानी ना हो उसके भले के लिए और लोगों के भले के लिए वो अपने गुंडे बेटे को भी मार देती है। और ये देखा जाए तो ये आज़ादी के बाद का जो भारत है उसको सबके सामने रखती है कि आज़ादी के बाद का भारत की कंडीशन, हालत, स्थिति कैसी रही थी। क्योंकि आज़ाद तो हुआ था बड़ी मुश्किल से भारत, तो जिसके तहत क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति ख़राब हो गई थी देश की। तो फिल्म का जो शीर्षक है वो अमेरिकी लेखक कैथरीन मेयो की 1927 की विवादास्पद पुस्तक मदर इंडिया का मुकाबला करने के लिए चुना गया था, जिसने भारतीय संस्कृति को बदनाम किया था। 1927 में एक बुक जो थी वो लिखी गई थी किसके थ्रू? कैथरीन मेयो के थ्रू, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहा था, जो रिलीज़ की गई थी, जो पब्लिश की गई थी 1927 में की गई थी। तो उसका मुकाबला करने के लिए इस मूवी का नाम भी इसी के शीर्षक के आधार पर इसका टाइटल लिखा गया था। मतलब कि फिल्म में जो है वो हिंदू पौराणिक कथाओं का प्रचुर मात्रा में उल्लेख किया गया। हिंदू पौराणिक कथाएं जो होती है हिंदू धर्म से रिलेटेड ही है, ये पुराणों के बारे में उसमें बताया गया था।
और उसके मुख्य चरित्र को एक हिंदू महिला के एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधि के रूप में देखा गया है। प्रतीकात्मक प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि हिंदू महिला अपने चरित्र, जो उसका चरित्र है हिंदू महिला, उसके बारे में इसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि उनका करैक्टर किस तरीके से है और जो उच्च नैतिक मूल्यों और आत्म बलिदान के माध्यम से समाज के लिए माँ होने का क्या अर्थ है, की अवधारणा को दर्शाता है। अब क्या है कि जो कि उच्च नैतिक मूल्य जो होते हैं, मोरल वैल्यूज़ और आत्म बलिदान से, कि वो खुद का बलिदान कर देती है अपने बच्चों को पालने के लिए, और समाज के लिए माँ होने का क्या अर्थ है उसके बारे में बताती है। खेत को जोतने के लिए वो गाय के स्थान पर खुद को इस्तेमाल करती है और वहाँ पे जुताई करती है, क्योंकि भैंस गाय खरीदने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो खुद ही खेतों में काम करके जो है खेती करती है। और जहाँ कुछ लेखक राधा को महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में देखती है, महिला सशक्तिकरण क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट के प्रतीक के रूप में भी देखती है, वही अन्य लोग महिला रूढ़िवादिता में उनकी भूमिका को देखते हैं। अब महिला रूढ़िवादिता में उनकी भूमिका के रूप में भी लोग देखते हैं, और दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट के प्रतीक के रूप में भी उनको देखते हैं। अब जो फिल्म है उसकी शूटिंग बम्बई के महबूब स्टूडियो में हुई थी, और महाराष्ट्र में भी हुई थी, गुजरात में भी, और यूपी के कुछ गांव थे वहाँ पे इसकी शूटिंग की गई थी। और ये जो फिल्म है भारत में फैली सामंती और जमींदारी व्यवस्था की गहराई को बहुत मार्मिकता से प्रस्तुत करती है। अब क्या होता है कि जो फिल्म है भारत में फैली सामंती और जमींदारी व्यवस्था की गहराई को देखा गया है कि इनकी जो व्यवस्था है किस तरीके से ये लोगों पर जुल्म करते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है, और किस तरह से ज़मींदारों द्वारा लिया गया कर्ज ब्याज के साथ चुकाने में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजार दी थी। क्योंकि ब्याज एक ऐसी चीज़ है जिसको चुकाते चुकाते इंसान की पूरी ज़िंदगी चली जाती है, लेकिन जो असल है वो चुका नहीं पाता इंसान, और इसकी वजह से वो अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। और इस फिल्म की कहानी जानबूझकर इस तरह लिखी गई थी कि जिससे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, पुरुषों के बढ़ते आकर्षण का विरोध और अपने स्वाभिमान पर दृढ़निष्ठा को दर्शाया गया है। ये इसका मतलब कि ये मूवी इस बिहाफ पे लिखी गई थी, जानबूझकर इस मूवी को लिखी गई थी जिसके भारतीय समाज में जितनी भी महिलाओं की स्थिति है, पुरुषों के बढ़ते आकर्षण मतलब कि इसका जो प्रभुत्व है उसको दिखाया गया है, और अपने स्वाभिमान पर दृढ़ निश्चय को दर्शाया गया है। फिल्म का जो गीत संगीत है उसमें भी बहुत पसंद किया गया था, जिसमें आता है दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, ये गाना था जिसमें शकील बंदा यूनी के लिखे भावपूर्ण गीतों को नौशाद की सुरीली धुनों का सहारा मिला था। अब ये शकील बंदा यूनो जो नाम है, इन्होंने गीतों को लिखा था और नौशाद ने अपनी सुरीली आवाज़ से गाने को गाया था। और नौशाद के संगीत की एक खूबी ये भी थी कि वह अपनी धुनों में लोक संगीत का बड़ी कुशलता के साथ इस्तेमाल करते थे। लोक संगीत का इस्तेमाल इसमें किया जाता था, और नरगिस पर फिल्माए गए गीतों में उन्होंने लता मंगेशकर की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया। अब जो मूवी है जिसमें गाने जो लेडीज़ वगैरह गाना गा रही है उसमें लता मंगेशकर की आवाज़ इसमें इन्वॉल्व की गई है, जिसमें दुनिया में आए हो तो जी नहीं पड़ेगा। तो ये गाना जो है वो लता मंगेशकर ने ही अपनी आवाज़ में गाया था। अब लता मंगेशकर ने भी मदर इंडिया के गीतों में अपनी तमाम भावनाएं उतार दी थी, और यही वजह है कि फिल्म में उनके गाए गीत आज भी संगीत प्रेमियों को बेहद पसंद है। लता मंगेशकर जो है इनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते आए हैं, और ये गाना जो उन्होंने गाया था बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, प्रेमियों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मदर इंडिया, संगीत प्रेमी मतलब क्या होता है कि संगीतों को पसंद करने वाले जो होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मदर इंडिया का स्क्रीन प्ले बहुत प्रभावी था और इसके डायलॉग बेहद असरदार भी थे, इसलिए महबूब ने मदर इंडिया के संवाद लिखने का दायित्व भी उन्हीं ही सौंपा। मदर इंडिया का जो संवाद है उन्हीं ही सौंपा था, किसको? लिखने का दायित्व भी उन्हीं सौंपा। फिल्म के किरदारों की ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव और गमों और खुशियों पर उन्होंने अपने दमदार संवादों में पिरोया था। शकील बंदा यूनो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसके डायलॉग्स वादी और बहुत ज़्यादा इन्होंने बेहद असरदार रहे थे। गानों के तो इन्होंने ही लिखे थे, नौशाद ने उनकी सुरीली आवाज़ से उसको बनाया था। और साथ ही साथ जो है इसके जो मदर जो है महबूब खान जो है उन्होंने मदर इंडिया के संवाद लिखने का दायित्व भी उन्हें ही सौंपा था। जो जितने भी किरदारों ने निभाया था रोल इसमें, तो उनकी ज़िंदगी में आने वाली जितनी भी परेशानियां थी, जितने भी सुख दुख, सबके बारे में इसमें बताया था।
संवादों में पिरोया गया था। और ये जो भारतीय सिनेमा है उसकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट उन लोगों को किया जाता है जो सबसे बेस्ट मूवी होती है, लेकिन सिर्फ एक वोट कम मिलने की वजह से ये फिल्म इस अवार्ड को जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। असल में क्या हुआ था कि जो जजेस वगैरह हैं इनको सपोर्ट तो किया था, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें ये उतर के आ गया था, जब एक जो नरगिस है उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां आई, तो एक आदमी के ज़रिए जो उनको प्रपोज़ल आया था तो उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट क्यों किया था, जब उसको पता था कि उसकी फैमिली और उसके बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है, सहारा देने वाला कोई नहीं है, तो उसके बिहाफ पे उसने क्यों मना किया था उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट करने के लिए। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि भारतीय नारी एक ऐसी नारी है जो अपने हस्बैंड के प्यार के लिए अपनी सिंदूर की कितनी कीमत है उसकी नज़रों में, वो कोई नहीं जानता था। तो लेकिन फिर भी इस सवाल को उठाने के लिए कोई नहीं मिला था, तो इसीलिए वो एक वोट को जीतने से कामयाब नहीं हो पाई थी, एक वोट से वो रह गई थी। और सुनील दत्त और नरगिस की उम्र लगभग बराबर थी, लेकिन फिल्म में सुनील दत्त ने नरगिस के बेटे के किरदार के रूप में काम किया था। नरगिस का बेटा कौन था? सुनील दत्त, लेकिन लोग दोनों की उम्र जो थी वो बराबर थी, आसपास थी। और मदर इंडिया की जो सफलता के बाद फिल्म के निर्देशक जो थे वो महबूब खान ने इसी की तर्ज पर फिल्म सन ऑफ इंडिया भी बनाई थी। इसी के तर्ज पर बनाई थी सन ऑफ इंडिया, लेकिन ये ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी ये मूवी। और फिल्म पत्रिका फिल्म इंडिया के बाबूराव पटेल ने रिलीज़ होने के बाद मदर इंडिया को भारत में निर्मित सबसे बड़ी तस्वीर के रूप में वर्णित किया था, और ये लिखा था कि कोई अन्य अभिनेत्री नरगिस के रूप में अच्छी तरीके से कोई भी भूमिका नहीं निभा सकती। और भारत में जो मदर इंडिया उसकी सफलता को देखकर मेकर्स ने इस फिल्म को स्पेनिश, फ्रेंच और रूसी भाषा में भी रिलीज़ किया था। यूरोपीय देशों में भी इस फिल्म ने खूब पॉपुलैरिटी हासिल भी की थी। अब क्या हुआ था कि मदर इंडिया की सफलता जो हुई थी भारत में, काफ़ी लोगों ने इस मूवी को देखा था, बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। तो जो है मेकर्स उसने भी इस मूवी को तब्दील किया था, इसमें चेंजेस किए थे अदर लैंग्वेजेस में लिखने के लिए, जो रिलीज़ करने के लिए डबिंग करी थी इसकी स्पेनिश लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में और रूसी लैंग्वेज में भी इसको रिलीज़ किया था, जिसके बिहाफ पे यूरोपीय देश के लोग जो थे इस फिल्म में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल भी की थी। ये पूरे टॉपिक्स मैंने आपको पूरी स्टोरी के रूप में बता दी, क्या क्या समीक्षा इसने की थी मुगल आज़म के बारे में और मदर इंडिया के बारे में। अब मैं आपको बता रही हूँ तकनीकी विकास के बारे में क्या है। उसकी जो PDF है मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।